हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी वीक्स मस्ट द गवर्नमेंट रिफर अ डिटेंशन केस टू द एडवाइजरी बोर्ड। जब सरकार ने निरोध करा, किसी को डिटेन करने का आदेश दिया, तो इस प्रकरण को सलाहकार बोर्ड के पास कितने हफ्तों में भेजना होगा, ये पूछा गया है। तो 3 वीक्स जो है, विद इन 3 वीक्स के अंतर्गत इसको एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजना होगा। ये किस सेक्शन में मेंशन किया है? ये सेक्शन 10 में मेंशन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। सेक्शन 10, गवर्नमेंट मस्ट रिफर द केस विद इन 3 वीक्स ऑफ डिटेंशन। तो जैसे ही डिटेंशन किया उससे 3 वीक के अंतर्गत गवर्नमेंट को इसको रिफर करना होगा एडवाइजरी बोर्ड को, जो जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, डिटेंशन का ग्राउंड बताना होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटेनी होगा, ठीक है, और ऑफिसर रिपोर्ट जो बनाई जाएगी सेक्शन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो बनाई गई है, तो ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवाइजरी बोर्ड मस्ट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विद इन। तो अब एडवाइजरी बोर्ड को रिफर कर दिया है, तो अब एडवाइजरी बोर्ड अपना काम करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। तो सलाहकार बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सरकार को कितने समय में भेजनी होगी? तो सलाहकार बोर्ड अपनी रिपोर्ट को 7 वीक्स के अंतर्गत भेजेगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट विद इन 7 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। तो डिटेंशन से 7 वीक के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट किसे देनी होगी? बोर्ड देगा गवर्नमेंट को वापस। ठीक है, तो कहाँ से? डिटेंशन की तारीख से बोला गया है। इट मे सीक फर्दर इंफॉर्मेशन और हियर डिटेनी, यहाँ पे फिर ये दिया जा सकता है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 मस्ट स्पेसिफाई ओपिनियन सफिशिएंट कॉज और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सफिशिएंट कॉज है या नहीं है, रिपोर्ट में ये बताना होगा कि निरोध उचित है या नहीं, ये इस बारे में एक्सप्रेसली बताना होगा कि इसके उचित कारण है या नहीं है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 3, यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो बोर्ड बोर्ड की जो ओपिनियन है, मेजोरिटी ओपिनियन को माना जाएगा। मतलब यहाँ मेजोरिटी ओपिनियन को प्रिफर किया जाएगा। फिर सेक्शन 11 सब सेक्शन 4, प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल, नो लॉयर अलाउड। तो यहाँ पे जो डिटेनी है इसको यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लॉयर को रिप्रेजेंट करने नहीं दिया जाएगा। ये जो पूरी प्रोसीडिंग होगी ये कॉन्फिडेंशियल ही होगी। ठीक है, तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग सलाहकार बोर्ड विद इन 7 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन रिपोर्ट सबमिट करेगा अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सलाहकार बोर्ड को पर्याप्त कारण मिलता है, मतलब इफ एडवाइजरी बोर्ड फाइंड सफिशिएंट कॉज फॉर डिटेंशन, तो क्या करेगी? तो अगर उसको पर्याप्त कारण मिलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मे कंफर्म एंड कंटिन्यू डिटेंशन। तो अगर एडवाइजरी बोर्ड अपनी रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि सफिशिएंट कॉज है डिटेंशन के, तो फिर गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के आधार पर उसके जो डिटेंशन है उसको कंटिन्यू रखेगी और उसको कंफर्म कर देगी। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, इफ सफिशिएंट कॉज, अगर सफिशिएंट कॉज है तो गवर्नमेंट में कंफर्म एंड कंटिन्यू डिटेंशन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बोलता है, इफ नो सफिशिएंट कॉज द गवर्नमेंट मस्ट रिवोक ऑर्डर एंड रिलीज पर्सन। और अगर कॉज पर्याप्त नहीं मिलता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज। अब इस एक्ट के तहत अधिकतम डिटेंशन कितना किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ अधिकतम मैक्सिमम डिटेंशन कितना है? 12 मंथ दिया गया है। सेक्शन 13 में मेंशन किया है कि 12 मंथ तक मैक्सिमम डिटेंशन किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 13, मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिटेंशन। गवर्नमेंट में रिवोक और मॉडिफाई अर्लियर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसको रिवोक भी कर सकती है 12 महीने से पहले भी, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिवोक अ डिटेंशन ऑर्डर मेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिटेंशन ऑर्डर किया है तो उसको रिवोक कौन कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इसको रिवोक कर सकती है अंडर सेक्शन 14। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक एन ऑफिसर ऑर्डर। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट उसका ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के का जो ऑर्डर है वो रिवोक सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बोला है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है और उसको रिवोक करना चाहे तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवोक कर सकती है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में बोला फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर कैन बी मेड इवन आफ्टर रिवोकेशन। अब ऐसा हुआ कि उसका रिवोकेशन कर दिया है, ठीक है, तो नया डिटेंशन ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन नया डिटेंशन ऑर्डर तभी दिया जाएगा जब नए तथ्य सामने आएंगे। उसी तथ्य पर फिर से डिटेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार वो रिवोक हो गया है, लेकिन उसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है लेकिन नए तथ्य आने के। तो ये क्लॉज 2 में बोला गया है। बट इफ नो न्यू फैक्ट्स, तो टोटल डिटेंशन जो है वो मतलब 12 महीने से पहले भी यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, under section 14A subsection 1 of National Security Act 1980, a person can be detained for how long without obtaining the opinion of the advisory board। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 14A के अनुसार किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। हमने ऊपर सेक्शन में देखा था कि जब जैसे ही सरकार डिटेन करती है उसके बाद वो एडवाइजरी बोर्ड को रिफर कर सकती है। यहाँ पूछा गया है कि एडवाइजरी बोर्ड की राय लिए बगैर ही कितने टाइम तक उसको डिटेन करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पे उसको 6 मंथ तक बिना एडवाइजरी बोर्ड को रिफर किए उनकी राय जाने निरुद्ध किया जा सकता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 14A सबसेक्शन 1 अलाउज डिटेंशन बियॉन्ड 3 months बट नॉट एक्सेडिंग 6 month। तो टोटल बोला गया तो टोटल 6 month है, लेकिन फर्स्ट इनिशियली 3 months तक कर सकते हैं। हाँ, यह धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 8 जून 1989 से पहले निरुद्ध किया गया था तो वह डिस्टर्ब्ड एरिया में आतंकवादी या विघटनकारी गतिविधियों में शामिल था तो उसे 6 महीने तक सलाहकार बोर्ड की राय के बिना निरुद्ध रखा जा सकता है। मतलब टोटल यहाँ पे 6 मंथ की बात की गई है कि अगर डिस्टर्ब्ड एरिया में है वो पर्सन तो वहां पे इसको बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 6 मंथ तक रखा जा सकता है। तो यहाँ ये मेनली ये सेक्शन अप्लाइज कब होगा, डिटेंशन बिफोर 8 जून 1989। तो ये मतलब ये उस समय इंसर्ट किया गया था 87 के टाइम पे। डिस्टर्ब्ड एरिया में पंजाब और चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड एरिया वहाँ 1983 में घोषित किया था। प्रिवेंट्स एक्ट प्रिजुडिशियल टू डिफेंस सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर एसेंशियल सप्लाईज। अगर इस पे जोखिम आ रहा है ना तो इस चीज से रिलेटेड में इसको यहाँ पर डिटेन करके रखा और 6 महीने तक, मतलब 3 महीने तक तो रख सकते हैं लेकिन 6 महीने तक बिना बोर्ड की राय के बिना इन एरियो में किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which authority may order temporary release of a person detained under the National Security Act? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी रिहाई का आदेश कौन दे सकता है? तो यहाँ पर जो टेम्परेरी जो डिटेंशन को रिलीज कर सकता है वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो टेम्परेरी रिलीज कर सकती है कंडीशन के साथ या विदाउट कंडीशन के साथ कर सकती है, बॉन्ड और सिक्योरिटी ले सकती है, भरवा सकती है, ठीक है, और उसको टाइम से मतलब अगर नहीं, अगर इस वायलेशन करता है तो 2 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। तो ये सेक्शन 15 के तहत बताया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
Section 15 subsection 1 empowers the appropriate government to temporarily release a detained person for a specified period with or without condition. तो उपयुक्त सरकार किसी भी समय निरुद्ध व्यक्ति को अस्थायी रूप से रिहा कर सकती है, कुछ शर्तों के साथ या बिना शर्तों के। सबसेक्शन 2 बोलता है सरकार व्यक्ति को बॉन्ड या श्योरिटी भरवाने की मांग कर सकती है। सबसेक्शन 4 यदि व्यक्ति निर्धारित समय पर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन डज सेक्शन 16 प्रोवाइड्स। तो धारा 16 किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करती है। तो धारा 16 जो देती है सद्भावना के किए गए कार्यों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन डन इन गुड फेथ, है ना। तो गुड फेथ में किए गए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर है, वो अगर गुड फेथ में अगर इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए गुड फेथ में कोई काम करते हैं तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी गई है कि उन पे कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, सेक्शन 16 में बोला गया है। ठीक है, तो सेक्शन 16 क्लियरली states that no legal proceeding shall lie against the central or state government or any person for any action done in good faith under this act है। तो इसका अर्थ ये कि यदि कोई कार्य ईमानदारी या सद्भावना से किया गया है तो उसके विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पे लागू होगा, ठीक है, और एनी पर्सन जो इस एक्ट के अंदर काम करने के लिए बनाए गए उन पे लागू होगा। प्रोटेक्ट किससे किया गया, सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसको प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 17 प्रोवाइड्स दैट द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू विच डिटेंशन। धारा 17 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किन निरोधों पर लागू नहीं होती है ना। तो ये जो है ये डिटेंशन अंडर स्टेट लॉ, जो स्टेट लॉ है उसके अंतर्गत जो उस पर लागू नहीं होगी, सेक्शन 17 बोलता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट this act shall not apply to detention order made under state preventive detention laws that were already in force before the National Security Ordinance 1980, है ना। तो इस अर्थात यदि किसी राज्य कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया था तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होगा। सबसेक्शन 2 जब राज्य कानून के तहत निरोधन समाप्त हो जाए तो व्यक्ति पर एनएसए के तहत नया निरोधन आदेश जारी किया जा सकता है। मतलब ऑलरेडी इस एक्ट के पहले अगर स्टेट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अगर किसी को ये स्टेट का अगर प्रिवेंटिव लॉ है उसके अंतर्गत अगर उसको डिटेन करके रखा है तो तब नेशनल सिक्योरिटी के तहत उसको नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेट के लॉ से उसका रिलीज हो जाता है, डिटेंशन खत्म हो जाता है, तो फिर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर दिया जा सकता है उसको डिटेन करने के लिए। ठीक है, ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है एग्जिस्टिंग स्टेट डिटेंशन लॉ को, जो ऑलरेडी ये एक्ट आने के पहले अगर डिटेन उस एक्ट के तहत हो रहा है। ठीक है, अलाउज फ्रेश डिटेंशन आफ्टर स्टेट लॉ डिटेंशन सीज और डिफाइंड स्टेट लॉ इज एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए नेक्स्ट है, What was repealed under section 18 subsection 1 of the National Security Act 1980। जब इस एक्ट के तहत कौन से एक्ट को मतलब यहाँ पर रिपील्ड किया गया है, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस को रिपील किया गया था, है ना। तो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 को रिपील कर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया। सेक्शन 18 देख लेते हैं। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 रिपील्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980। Subsection 2 states that any action taken under the ordinance shall be deemed to have been taken under this act as if the act had been in force from 23rd September 1980। ठीक है, अध्यादेश के अंतर्गत किए गए सभी कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत वैध माने जाएंगे। तो मतलब ऑर्डिनेंस के अगर अंदर अगर कोई कार्य किए गए हैं तो वो इस एक्ट के तहत उसको वैध माना गया है। चलिए यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।